गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो कम्युनिटी कभी भी स्थायी नहीं होती है, वरन वह हमेशा गतिशील होती है और अपने सभी जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ स्थायी संतुलन में नहीं पाई जाती है। और यह समुदाय समय के साथ कुछ निश्चित नियमों के आधार पर बदलते रहते हैं। इस तरह से जो कम्युनिटी है वो कभी स्थायी नहीं रहती है। और जो प्लांट कम्युनिटी पर जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है वो दिखाई देता है। इन्वायरमेंट के आधार पर किसी भी जो कम्युनिटी है उसकी रचना होती है और वह कम्युनिटी उस समय में उपस्थित वातावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करके संतुलन स्थापित करती है। लेकिन क्या होता है, समय के साथ वातावरण में कुछ बदलाव आते हैं और नए बदलते हुए वातावरण में पुराना समुदाय संतुलित नहीं रह पाता और वो धीरे धीरे क्या है, नष्ट होने लगता है। और दूसरा समुदाय जो इस बदले वातावरण के लिए अनुकूलित होता है वह इसमें संतुलन स्थापित करने लगता है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है और ये लगातार चलती रहती है जब तक कि कोई क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है वो स्थापित नहीं हो जाए। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगी? जो एक स्टेबल कम्युनिटी होगी, जो अपने इन्वायरमेंट के साथ एकदम स्टेबल में रहेगी, स्थायित्व में रहेगी। तो ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है और किसने दी? तो सबसे पहले आर हल्ट ने 1885 में जो दक्षिण स्वीडन के जो कम्युनिटी का अध्ययन कर रहे थे उस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ कम्युनिटी में बदलाव की प्रक्रिया उन्होंने महसूस की और इसके आधार पे उन्होंने एक टर्म दी सक्सेशन, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब कुछ इस टाइप से कम्युनिटी में बदलाव होते हैं जो उन्होंने देखे हैं या कहाँ पे, दक्षिण स्वीडन के जो कम्युनिटी है उनके अंदर। और इसके आधार पे उन्होंने डेफिनेशन दी कि प्लांट कम्युनिटी में कई पीढ़ियों से चले आ रहे संचयी व दिशात्मक क्युमुलेटिव और जो डायरेक्शनल प्रक्रम हैं उनको प्लांट सक्सेशन कहते हैं। तो उसके बाद में क्लीमेंट आए। क्लीमेंट ने कहा कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें कि क्या होगा कि जो प्लांट कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा कृत्रिम रूप से एक ही क्षेत्र पे उपनिवेशन होता है, क्लीमेंट्स के अनुसार। उसके बाद ओडम आए। ओडम ने बताया कि ये एक तरह से इकोसिस्टम डेवलपमेंट है, यानी सक्सेशन क्या है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। तो इस आधार पे उन्होंने जो सक्सेशन के बारे में बताया कि सक्सेशन क्या है। सक्सेशन कम्युनिटी के डेवलपमेंट की ऐसी नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत जो स्पीसीज की जो प्रकृति और समुदाय की प्रक्रिया में दिशा निर्देशित बदलाव आते हैं और उनके बारे में पूर्व से ही पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या होता है सक्सेशन में, कि समुदाय में अपनी जो भौतिक वातावरण के में बदलाव लाता है जिससे उस प्रारंभिक समुदाय के लिए वह वातावरण अनुपयुक्त हो जाता है। इसके आधार पे भी सक्सेशन होता है। इसके अलावा कुछ नए भौतिक वातावरण में जो समुदाय स्थापित हो जाते हैं वो धीरे धीरे करके एक ऐसी पारिस्थितिक या तंत्र या इकोसिस्टम में अपने उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि उपस्थित समुदाय में के सभी जैविक और अजैविक जो घटक हैं उनके प्रति इकाई ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है और वो एक तरह से क्लाइमेक्स स्टेज में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरकर और क्लाइमेक्स स्टेज आती है कोई भी कम्युनिटी की, जो कि उसकी सबसे संतुलित स्टेज होती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये कुछ इसके प्रोसेस हैं जिसके आधार पे अपन बता सकते हैं कि किस तरह से प्लांट सक्सेशन होता है। उसके बाद जो प्लांट सक्सेशन है इसमें उसके कुछ कोजेज हैं जिसके आधार पे अपन बता सकते हैं कि किन कारणों से प्लांट सक्सेशन होता है। तो कुछ रीजन्स हैं इनके, जैसे पहला है इनिशिएटिंग रीजन्स हैं, फिर इनके जो नया आवास या नव स्थापन या निरंतरता या सतत कारणक, मतलब कुछ कंटिन्यूस रीजन है और कुछ इसके स्टेबिलिटी के रीजन हैं। तो जो रीजन है इनके सक्सेशन के, उनमें ये मतलब एक दीर्घकालीन और जटिल प्रक्रिया है सक्सेशन जो है, और ये जो एक कारण अनुक्रम करने में सक्षम नहीं हो सकता, मतलब कोई भी एक कारण होता है वो सक्सेशन करने में सक्षम नहीं हो सकता। लेकिन क्लीमेंट और वीवर ने बताया
कि इनके 3 मुख्य चरण हैं। जो पहला है इनिशिएटिंग रीजन्स, दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट और कंटिन्यूस रीजन्स, और तीसरा है स्टेबलाइजिंग रीजन। तो पहला है इसमें इनिशिएटिंग रीजन। इनिशिएटिंग रीजन में क्या होगा कि कोई भी जैसे खाली जगह है उसके या कहीं पे मान लो ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाला लावा या चट्टानों के टूटने से या अपरदन के द्वारा मतलब इरोजन के द्वारा या आग के द्वारा या कोई भी हवा के कारणों के द्वारा अनाच्छादित जो भूमि है या अनावर्त जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र क्या होंगे, तुरंत ही जीवों के आगमन व अनुक्रमण की क्रिया अनुक्रम का आरंभन कहलाता है। तो अनुक्रम का आरंभन क्या होगा, इनिशिएशन क्या होगा सक्सेशन का, कि जिसके द्वारा सक्सेशन की शुरुआत की जाती है और ये किसी भी तरह से एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकती है, किसी भी तरह की मतलब ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा इसमें जो कंटिन्यूस कॉजेज है, इसमें क्या होगा, सक्सेशन की प्रोसेस को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए ये आवश्यक है। मतलब ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है इसमें सक्सेशन लगातार जारी रहता है। और तीसरा जो स्टेबलाइजिंग के जो कॉजेज हैं उसमें सक्सेशन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान किसी भी स्पीशीज़ को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए वो आवश्यक है। तो ये कुछ कारण हैं, इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो मतलब जनरल प्रोसेस क्या है इसका सक्सेशन का, तो सबसे पहले है इसमें न्यूडेशन। न्यूडेशन में क्या होगा, इस तरह के जो खाली स्थान का विकास जो होता है जहाँ किसी भी प्रकार का ग्रोथ फॉर्म या लाइव फॉर्म नहीं हो, तो उसको बोलते हैं न्यूडेशन। मतलब जहाँ पे पहले कोई भी जीव नहीं रहता हो। तो ये कई कारणों से न्यूडेशन हो सकता है, जैसे टोपोग्राफिक फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, बायोटिक फैक्टर हैं, इनका अपन अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरा इसके अंदर है कि जो दूसरा इसमें इन्वेजन जो प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस सक्सेशन की, उसमें दूसरा इन्वेजन का मतलब है जो खाली जगह थी उसमें कोई स्पीसीज सफलतापूर्वक स्थापित हो जाती है। उसके बाद में वो कैसे स्थापित होगी, जैसे सबसे पहले माइग्रेशन होगा, फिर उसका वो एग्रीगेशन करेंगी, एग्रीगेशन के बाद उनमें आपस में कंपटीशन होगा, कोएक्शन होगा और रिएक्शन होगा। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके आधार पे अपन कह सकते हैं कि सक्सेशन इन प्रोसेस के थ्रू तो गुजरता है। तो ये जो रिएक्शन होंगी वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस होंगी। उसके बाद में जो लास्ट इसका जो चरण आएगा वो स्टेबलाइजेशन का होगा। उसमें क्या होगा, जो क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे वो क्लाइमेटिक जो फैक्टर होंगे वो एक तरह से कंट्रोल करेंगे, प्रमुख होंगे कंट्रोल करने में, और इन फैक्टर्स को अन्य जो फैक्टर होंगे वो सेकेंडरी होंगे। ऐसे में क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित हो जाएगी और वह लंबे समय के लिए स्थापित हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है इसकी सक्सेशन की, और इसके कारण से वहाँ पे एक क्लाइमेक्स स्टेज आ जाती है और वहाँ पे नई कम्युनिटी स्थापित हो जाती है, और पहले वाली कम्युनिटी है वो धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे अपन जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जो मतलब जो न्यूडेशन होगा वो 3 तरीके से होता है। एक तो है टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर में क्या होगा कि भूमि के अंदर जो बदलाव आएंगे नेचुरल या मानवजनित भी हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा या नदी अथवा सागर तटों पर जमा की गई मिट्टी, भूस्खलन और भूकंप द्वारा निर्मित वनस्पति रहित क्षेत्र, मृदा में अपरदन, जल अथवा वायु द्वारा अनाच्छादित क्षेत्र, ये कुछ कारण हैं जिसके कारण क्या होगा, वो क्षेत्र जो होगा वो एक तरह से अनाच्छादित हो जाएगा। यानी वहाँ पे वो भूमि है वो कोई भी जीवन का वहाँ पे कोई भी लक्षण नहीं प्रेजेंट होगा। तो इस तरह की जो भूमि होगी वो ऊषर भूमि होगी। उसके बाद में कुछ ये तो थे टोपोग्राफिक फैक्टर। अब है कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर भी होते हैं जो इस तरह का न्यूडेशन करवाते हैं, जैसे कि बताया कि जैसे मान लो हिमपात हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तूफान आ जाए, अग्नि आ जाए, इस वजह से क्या होगी, वहाँ का जो संपूर्ण समुदाय है वो नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण समुदाय नष्ट होने से वो क्षेत्र अनाच्छादित हो जाता है। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया। तीसरा इसमें बायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर क्या होंगे जो न्यूडेशन करेंगे, उसमें जैसे कोई भी मान लो कवक है, विषाणु है, कोई कीट है या कोई महामारी आ जाए जो वहाँ की कम्युनिटी को
नष्ट कर दे, जिसके कारण क्या होगा कि वो जो क्षेत्र होगा वो अनाच्छादित या अनावर्त हो जाएगा, मानव रहित हो जाएगा, जीवों रहित हो जाएगा। इसके कारण वहाँ पे न्यूडेशन होगा। न्यूडेशन के बाद में है इसमें इन्वेजन। इन्वेजन जैसा कि आप लोगों को बताया है कि जो न्यूडेशन के कारण जो भी खाली भाग है उसमें कोई भी प्लांट कम्युनिटी अपने सफलतापूर्वक अपने आप को स्थापित कर लेती है, उसको इन्वेजन कहते हैं। तो ये इन्वेजन की कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे सबसे पहले इसमें है डिस्पर्जल और माइग्रेशन। डिस्पर्जल और माइग्रेशन में क्या होंगे, जैसे कोई बीजाणु है, बीज हैं, वो क्या करेंगे, ये उनका प्रकीर्णन होगा और कीट, जल या कोई भी माध्यम के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पे उनका माइग्रेशन हो जाएगा। दूसरा है इसमें आस्थापन। इसमें क्या होगा, जो भी खाली क्षेत्र जहाँ पे वो पहुँचे हैं वहाँ के वातावरण के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और अंकुरित हो जाते हैं और वहाँ पे प्लांट कम्युनिटी अपना स्थान बना लेती है। उसके बाद में क्या होगा, एग्रीगेशन होगा। जब वो वहाँ पे स्थापित हो जाएंगे तो उनमें प्रजनन की प्रक्रिया होगी। प्रजनन की प्रक्रिया होने से क्या होगा, वहाँ पे निरंतर जो पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि होगी और छोटे बड़े उनके समूह बन जाएंगे, उनमें एग्रीगेशन होगा, ठीक है ना। इस तरह से वहाँ पे लार्ज समूह भी बन सकते हैं और इस तरह से वहाँ पे जो कई जातियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर उनमें कंपटीशन होगा आपस में और कोएक्शन होगा। तो कंपटीशन में क्या होगा, वहाँ पे जो भी वहाँ पे जातियाँ होंगी उनमें आपस में जो कंपटीशन होगा वो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दोनों होगा, लेकिन वहाँ पे कोएक्शन भी होता है। कोएक्शन में क्या होता है कि जो भी सफल हो जाती हैं जो जातियाँ या जातियाँ एकत्रित हो जाती हैं तब उनके जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रभावित करने की क्रिया को कोएक्शन कहते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव रूप से दोनों तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह से उनमें जो जातियाँ एक दूसरे को, मतलब जब कंपटीशन होता है तो जो नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, तो जो वहाँ पे अपने आप को स्थापित नहीं कर पाती वो वहाँ से हट जाती हैं और जो अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर लेती हैं वो वहाँ की लाइफ फॉर्म में अपने आप को ग्रोथ दर्शाती हैं। फिर लास्ट में क्या होगा, वहाँ पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन में क्या होगा, जैसे जो भी सक्सेशन के अंदर जो भी ये लास्ट स्टेज है इसकी, इसमें जीव और पर्यावरण पर प्रभाव के फलस्वरूप पर्यावरण भी प्रभावित करता है। मतलब जैसे जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं वैसे पर्यावरण भी जीव को प्रभावित करता है। ये स्थिति अथवा पर्यावरण में परिवर्तन या बदलाव की प्रक्रिया अथवा जीवों के आवासों में हुए परिवर्तन रिएक्शन कहलाते हैं। इससे क्या होगा, लास्ट में वहाँ पे एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित हो जाएगी। जैसे ही वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित होने पर ही ये होगी और लास्ट में क्या होगा, स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। उसमें स्टेबलाइजेशन में क्या होगा कि कुछ जलवायु कारकों के नियंत्रण होगा, बाकी कारण गौण हो जाएंगे। मतलब जलवायु वहाँ के जो कारक हैं उनको निर्धारित करेगी, बाकी कारक जो भी होंगे वो गौण हो जाएंगे और अंत में वहाँ पे जो भी समुदाय प्रभावी होगा वो वहाँ पे स्थापित हो जाएगा और ये वहाँ पे दीर्घकाल तक बना रहेगा। इस तरह से वहाँ पे जो भी वहाँ पे जैविक और अजैविक घटक हैं उनके साथ जलवायु है वो आपस में अपना तालमेल बिठा लेगा। इससे क्या होगा, अंतिम समुदाय क्या होगा, वहाँ पे बाकी समुदायों को प्रतिस्थापित कर देगा और एक क्लाइमेक्स कंडीशन बन जाएगी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी। इस तरह से ये सक्सेशन होगा। तो एक समुदाय दूसरे समुदाय को लगातार हटाता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो इसको पढ़ के देखना कि क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या अपने विचार दिए हैं और इसके क्या क्या इसके कारण हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के, और लास्ट में है कि जो ये मतलब इसके प्रोसेस क्या क्या हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के। तो नॉर्मल प्रोसेस में इसमें क्या है बताया, जैसे न्यूडेशन बताया, इन्वेजन बताया, तो ये कई कारण हैं इनमें, फिर स्टेबलाइजेशन बताया। तो इन आधार पे लास्ट में एक क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है वो स्थापित हो जाती है। धन्यवाद।